गुड इवनिंग दोस्तों, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी। और मैं आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हूं हमारे बीएड प्रथम सेमेस्टर के होने वाले एग्ज़ाम के एक नए सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम है नई तालीम। तो नई तालीम में जो है शामिल किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और या तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विषय में बताइए, या जो नवीन पाठ्यक्रम संरचना है नेशनल या फिर न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में आप व्याख्या करिए करके। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे भाई बंधु जो भी हैं उनको जय श्री राम, जय जोहार। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है अपने अन्य मित्रों, अन्य जो दोस्त यार होंगे और अन्य जो आपके रिलेटिव होंगे जो कर रहे होंगे बीएड वगैरह, ठीक है, तो आप उनके तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत जो हेल्प मेरा भी हो जाए, क्योंकि ये जो है मेरा नया चैनल है। तो कृपया आपसे जो है मैं सहयोग की क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये कब आया। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बताते हुए आप जो है सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, और ये कब लाया गया था, तो ये 1986 में लाया गया था। ठीक है, जिसमें इसमें बात किया गया था लचीले शिक्षा प्रणाली के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी जो बालक है, जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको हम डांट टपट के क्या करें, पढ़ाएं। तो हमको जो है थोड़ा सा नरमी के साथ उनके साथ जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनको हर चीज़ों को समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण से क्या हो, यहाँ पर उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, बाल केंद्रित क्या हो, दृष्टिकोण, मतलब बालक के अनुसार हमको क्या करना है, उनको शिक्षण विधि प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शिक्षण विधि अपनाना है। फिर इनका जो मेन एम था वो था नामांकन को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो गया था कि 1950 1960, ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 1950 1960 1970 यहाँ तक तो थोड़ा सा नामांकन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसका ग्राफ जो है बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही 1980 आता है, वहां पर नामांकन जो है बच्चों का जो प्राथमिक स्कूल होते हैं वहां पर घट जाता है। तो इसी वजह से जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मेन फोकस किया गया था कि इस पर नामांकन को बढ़ाने को लेकर के, बच्चों के प्राथमिक स्तर पर जो है प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनमें बोला गया कि जो भी बच्चे हैं जो 6 वर्ष की आयु के होते हैं उनको प्राथमिक स्कूल में दाखिला दिलवाना है, और उनको जो कि वो 7 वर्ष के होंगे तो वहां से 14 वर्ष की आयु तक उनको रोक करके हमको रखना है और उनको शिक्षित करना है। ठीक है, तो ये रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। फिर अगला जो पॉइंट है इसी में, शिक्षा व शिक्षण प्रणाली में सुधार करना है। हमको जो है जो भी टीचर्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से हमको क्या करना है, पहले तो प्रशिक्षण देना है, उनको ही प्रशिक्षण देना है, पहले उनको सिखाना है कि बच्चे को आपको कैसे सिखाना है, कैसे एजुकेट करना है, किस तरीके से एजुकेट करना है, पहले ये सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम शिक्षा प्रणाली में क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो ये आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। फिर आप बताएंगे कि कार्य योजना जो 1992 में लाया गया था, इसमें कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो इसमें कदम ये उठाया गया था कि क्या किया गया, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया गया, है ना। बच्चे के पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते थे, ठीक, तो वो कितने को पढ़ता, तो इस वजह से जो है क्या किया गया, पाठ्यक्रम में कमी लाई गई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया, है ना। केवल काम के चीजों को ही उसमें क्या किया गया, रखा गया, जबरदस्ती के जो है फालतू के चीजों को क्या कर दिया गया, जो बोझ बढ़ा रहे थे उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो संशोधन में जो है क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। फिर पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना था। ठीक है, तो किस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले 5वीं तक, फिर उसके बाद 8वीं तक, फिर उसके बाद फिर 10वीं तक का किया गया। उसके बाद धीरे से अब जो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि 12वीं तक जो है क्या किया जा रहा है, अब निःशुल्क जो है पाठ्य पुस्तक वितरण करने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा अगले सत्र से, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो जी हैं उन्होंने अभी ये जो है शिक्षा मंत्री का उन्होंने पद संभाला है, तो उन्होंने क्या किया है, एक फैसला लिया है उनके मंत्रालय ने। ठीक है, कि हमको 12वीं तक का जो शिक्षा रहेगा उसमें बालक बालिकाओं को फ्री में क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक यानी कि जो बुक्स होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे करके। तो ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया यहाँ पर।
और एक चीज़ अभी और आपको जो है बताना चाहूँगा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप उसको इसमें शामिल भी कर सकते हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी जो है हमारे शिक्षा मंत्री, बिरजू भैया जी, ठीक है, सब जानत हो, पांच बात रहते हो, ठीक है। तो उकर द्वारा जो है क्या किया गया है, फिर एक डिसीजन ले गए है कि पहले जो ग्रेड के आधार पर हम क्या करते थे, हम लोग बच्चों को पास करते थे, ठीक है, 8वीं तक के बच्चों को। तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जैसे पहले बोर्ड लिया जाता था, बोर्ड परीक्षा होता था 5वीं 8वीं का, ऐसे ही क्या किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा फिर से आयोजित किया जाएगा। तो एक अच्छा मेरे को लगा कि ये बेहतर जो है क्या होगा, शिक्षा प्रणाली होगा, ताकि बच्चों में थोड़ा सा क्या रहेगा, डर रहेगा, क्योंकि अभी पूरा डर गायब हो गया है कि हम लोग तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, इसलिए केवल खाना खाए बराबर जात रहते हो मन, ठीक है। देखो खाली मध्याह्न भोजन खाना है और खा के आ जाना है, बस यही काम चल रहा तुमकर, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में देखबे तो जीरो ऐसे बोल के निकल जाते, ठीक है। तो यही है, अगर कुल पूछते हैं कि देश की राजधानी क्या है, तो बैगन, ऐसे करके। तो अब देख रहे होंगे आप लोग मीम में, है ना। तो कुछ भी यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका हुल जुलूल चल रहा है। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में आकर के दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर न्यूनतम शिक्षण स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे के जो क्या रहेंगे, पाठ्य पुस्तक में जो भी वहाँ पर क्या रहेंगे टॉपिक्स वर्क रहेंगे, उसमें कमी लाने के उद्देश्य से किया गया था। तो इन्होंने कहा कि समग्र आधारित अध्यापन होना चाहिए, मतलब सभी पर्सपेक्टिव के आधार पर आपको शिक्षा प्रोवाइड करना है। सॉरी, ठीक, थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है इस वजह से, है ना। मेरे को ठंडी के दिनों में तो कफ का थोड़ा सा समस्या रहता है ना। तो फिर अब आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षण पर क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। मतलब जो भी शिक्षक होते हैं उनको हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, टीचरों को ट्रेनिंग देंगे, तब वो क्या करेंगे, टीचिंग काम करेंगे, ठीक है। फिर स्तर जांच हेतु क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी बच्चा है उसका प्रॉपर चेक किया जाएगा कि वो किस तरीके से जो है अपने सेक्शन जो उसका क्या है, शैक्षणिक जो सत्र है वो किस तरीके से चल रहा है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। वो अपने खेल कूद के क्षेत्र में माहिर है कि नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में माहिर है कि नहीं है, या फिर जो आर्ट वगैरह होते हैं उसमें माहिर है कि नहीं है। तो हर चीज़ों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर एवेल्यूट किया जाएगा, ये बात कहा गया। तो हर स्तर की क्या की जाएगी, जाँच की जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो जो भी मूल्यांकन होगा उस पर जो है वहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको वहां पर उपचार भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट, मूल्यांकन के आधार पर क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा छात्रों का। ये वाला पॉइंट हो गया जांच स्तर हेतु मूल्यांकन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के आधार पर क्या किया जाएगा, वहां पर उसको सुधारने के लिए, जो भी अगर गड़बड़ी हो रहा है बच्चों के द्वारा, तो उसको सुधारने के लिए उसका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, ठीक है। फिर क्षमता पर आधारित शिक्षण देना है। जो भी बालक जितना भी क्षमता है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उनको शिक्षण प्रोवाइड करेंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड अपनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर शिक्षण की प्रशिक्षण पुस्तिका होगी। तो जो भी टीचर्स होंगे उनको जो है जब भी उनका क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण लिया जाएगा, और तो उनको अलग से क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। देखा तो आजकल कोई भी बन जाते और वो मतलब ढंग के पढ़ाए ला रही है, खुद के रेमट बुहाते लड़का नाक लगा पोछी, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है। फिर छात्रों का जो है सतत मूल्यांकन, ये आपको बता दिया, ठीक। फिर मूल्यांकन भी किस मेथड से किया जाएगा, यूनिट टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अन्य मूल्यांकन विधि है जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कहानी सुनाने के लिए बोला जा सकता है। तो मूल्यांकन के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, उनको अपनाया जा सकता है। फिर वहां पर जो है ये बोला गया कि रोचक क्रियाकलाप और शिक्षण सामग्री के माध्यम से हमको बच्चों को क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया आपका MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, या फिर न्यूनतम शिक्षण स्तर, ठीक है। मिनिमम अप्रोच में ज्यादा आपको क्या मिले, बेनिफिट मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसके लिए किया गया था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे शिक्षा के 2 स्तर पर। तो शिक्षा के यहाँ पर 2 स्तर तय किए गए, ठीक है। एक रहेगा माध्यमिक शिक्षा, जो रहेगा 10वीं तक का, 10वीं लेवल तक का, और उसके बाद है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 11th और 12th को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो शिक्षा स्तर पर यहाँ पर सामान्य शिक्षा स्तर होता है, यहाँ पर सभी के लिए क्या रहता है, समान पाठ्यक्रम रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 11th में जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, जैसे बायो है, मैथ्स है, ठीक है, या कॉमर्स है, ठीक, या फिर कई लोग जो है होम साइंस वगैरह लेते हैं,
ठीक है, आर्ट लेते हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पर विशिष्ट जो है शिक्षा लेनी पड़ती, किसी एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर के आपको पढ़ना रहता है आगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में संशोधन का बात कहा गया यहाँ पर, तो सभी राज्यों में जो है जब क्या हुआ, जब ये आया, ठीक है, 1992 में, तो उसके बाद सभी राज्यों में बदला गया, यहाँ पर बदलाव किया गया। जितने भी यूनियन टेरिटरीज थे यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे, जितने भी राज्य थे, उनके पाठ्यक्रमों में बदलाव लाया गया। ठीक है, लेकिन जब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात आई तो यहाँ पर बदलाव जो है संभव नहीं हो पाया, ये लागू नहीं कर पाए इस बदलावों को। ठीक है, फिर NCERT ने 1988 में क्या किया था, प्रारूप तैयार किया, किंतु नए मुद्दों के ध्यान में रखकर पुनर्निरीक्षण किया गया था। ठीक है, तो 1988 में प्रारूप तो तैयार किया गया था, लेकिन कुछ जो है नए मुद्दे जो है उभर करके आ रहे थे, नए प्रॉब्लम्स उभर करके आ रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, उसका पुनर्निरीक्षण किया गया, फिर से उसको निरीक्षण किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कार्य योजना 1992 में क्या किया गया, फिर से एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें 8वीं योजना थी ये, ठीक है, को इसको पूरे देश में क्या करना था, लागू करना था। और ये योजना क्या था, 10+2। ठीक है, 10+2। तो 10 में आपका क्या रहेगा, 5, 3, 2। ठीक है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो 10 जो है ये आपका यहाँ से 5वीं, फिर 3 और मिला दिए 8वीं, फिर 2 और मिला दिए तो 10वीं तक का शिक्षा, +2 जिसमें रहेगा हायर सेकेंडरी। तो के समान जो शैक्षणिक ढांचे हैं इसको अपनाया जाए, और इसके लिए क्या किया गया, निम्न कदम उठाया गया, जिसमें जो भी राज्य जो है या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया 10 वाले फॉर्मूले को। ठीक है, 5+3+2+2 ये लागू नहीं है। वहां पर तत्कालिक रूप से क्या निर्णय लिया गया कि जैसे ही अगला सत्र चालू होगा शिक्षण का, वैसे ही आपको उसको अपना लेना है। ठीक है, और जिस राज्य में इसको लागू किया गया था तो वहां पर इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, एक तीव्र काम किया गया और बोला गया कि हमको एक कार्यदल का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके अन्य राज्यों के लिए क्या कर सके, एक आदर्श बना सके। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हंसा मेहता समिति की सिफारिशों को आप बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था। इन्होंने जो है बताया कि शिक्षा जो है व्यक्ति की क्षमता पर, रुचि पर और उनके मनोवृत्ति पर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसी से संबंधित होता है शिक्षा। और लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में भिन्नता नहीं होना चाहिए, यानी कि बालक को अलग तरीके से और बालिका को अलग तरीके से जो है आप पाठ्यक्रम डिवाइड नहीं कर सकते। सभी को जो है समान रूप से शिक्षा दिया जाना चाहिए, मतलब सभी के लिए पाठ्यक्रम जो है समान रहना चाहिए, सिलेबस समान रहना चाहिए। ठीक है, तो इनके सिफारिशों को मानते हुए क्या किया गया, 10वीं तक का जो कक्षा रहेगा, ठीक है, वहां पर एक समान पाठ्यक्रम को सभी जगहों पर लागू कर दिया गया। और उसके बाद बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि देखे होंगे कई लोग जो है गृह विज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, तो गृह विज्ञान लिया गया तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए, एक विकल्प के रूप में रहना चाहिए। कोई अगर जो है बायो नहीं ले पा रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं ले, मैथ्स नहीं ले पा रहे हैं, कॉमर्स नहीं ले पा रहे हैं, आर्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके पास गृह विज्ञान के रूप में एक क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाक कला वगैरह में या फिर जो है गृह विज्ञान में जो है क्या रहता है, कई लोगों का रुचि रहता है, क्योंकि जल्दी ही कई लोग जो है जैसे ही 12th वगैरह पढ़ते हैं तो शादी उनका करवा देते हैं, तो इसको देखते हुए गृह विज्ञान जो है ये लिया जा सकता है ऐसे करके। ठीक है, फिर कई जो बालिकाएं होते हैं इनकी संगीत और ललित कलाओं में क्या होती है, रुचि होती है, तो इसके अध्ययन के लिए विशेष सुविधा जो है बालिकाओं को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया। फिर चौथा जो पॉइंट है वो बोला गया कि गणित व विज्ञान विषय लेने के लिए जो है बालिकाओं को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और जो भी यहाँ पर गणित व विज्ञान विषय लेते हैं तो यहाँ पर अध्यापिकाओं को विशेष रूप से तैयार रखना चाहिए, ताकि बालिकाओं को बालिका मतलब जो है महिलाएं ही क्या कर सके, महिला जो अध्यापिका है, अध्यापक है, उन लोग पढ़ा सके। ठीक है, तो अध्यापिकाएं जो है अपने को तैयार रखना है ताकि इनको पढ़ा सके। तो खासकर जो है विज्ञान वालों के लिए, क्योंकि बायो से रिलेटेड वहाँ पर कुछ जो टर्म्स होते हैं आजकल नैरो माइंडेड लोगों के कारण जो है वहाँ पर, या फिर जो आजकल का जो थोड़ा एडवांस ओवर एडवांस बच्चे जो होते हैं, है ना, वो एक गलत धारणा रखते हैं बायो के कुछ कुछ चैप्टर्स वगैरह के लिए। तो इसी वजह से बोला गया कि जो बच्चे या फिर जो बच्चियां हैं वो जब क्या हो जाती है, थोड़ा सा शर्म या फिर थोड़ा सा लाज जो है उनमें आ जाता है
गलत तरीके से जो है वहाँ पर प्रोनाउंस किया जाता है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवाया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है बच्चियाँ जो है थोड़ा सा क्या होती है वहाँ पर उन विषयों को लेने से बचने लगती है। तो ये बोला गया कि उनको जो है जो अध्यापिकाएं होती हैं वही क्या करे, बच्चियों को पढ़ाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोला गया था कि अध्यापिकाओं को क्या किया जाए, तैयार किया जाए विशेष रूप से, ठीक है। तो ये आप पूरा बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बारे में। फिर हम बात करते हैं जो अपना अंतिम टॉपिक है आज का, वो है NCF 2005। तो इसमें उद्देश्य के रूप में रहेगा कि यहाँ पर बोला गया कि जो भी बालक होंगे उनको 6 वर्ष की आयु में ही क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। और ये सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष, ऐसा नहीं कि किसी राज्य में 7 वर्ष में प्रवेश दे रहे हैं, किसी में 5 वर्ष में दे रहे हैं। 6 मतलब 6, सभी राज्यों में 6 वर्ष में ही क्या दिया जाना चाहिए, वहां पर बालकों को या बालिकाओं को जो है प्राइमरी स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है। तो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, ठीक है। फिर छात्र शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। तो देखे होंगे कई जो बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं बीच में स्कूलिंग, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि शिक्षा केंद्र हमको क्या करना है, बनाना है, ताकि जो है बच्चे जो है क्या हो, अपने शिक्षा को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित होते रहे, ठीक है। फिर प्राथमिक विद्यालय में क्या होना चाहिए, कल्प योजना लाना चाहिए, ताकि छात्र का जो विकास होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। फिर स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जो है हमको जो भी व्यय राशि होती है उनको बनाने के लिए, उसकी सीमा को हमको क्या करवाना है, बढ़वाना है, हमको बढ़वाना चाहिए इसको, ताकि हमको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अच्छे से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का वो अच्छे से हम बना सके। यहाँ पर टेबल जो है वो अच्छे से रहे, पेयजल की व्यवस्था रहे, साफ और स्वच्छता रहे, वहाँ पर क्यारियाँ बनी हों जहाँ पर जो है सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, पौधे लगे हों, ठीक है। इससे जो है, या फिर मैदान भी हो साथ में, ताकि बच्चे खेल सके, उनके पास खेलने के जो है वहाँ पर उपकरण भी हों। क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे बैट बॉल, स्टंप, फुटबॉल हो गया, ठीक है। तो जो अन्य जो क्या होते हैं खेल के सामग्री होते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है किसी भी बालक के मन में क्या होगा, स्कूल जाने के प्रति रुचि आते जाएगा, ठीक है। खाली खाए भर मत आए, वहाँ पर कुछ सीखे और समझे भर भी आए, ठीक है। तो ये सब रहे। फिर आप बताएंगे एक लास्ट में, आप क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें आप इधर बताएंगे नामांकन के बारे में और इधर आप बताएंगे वर्ष के बारे में, कि 1950 में जो है थोड़ा था यहाँ पर नामांकन का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा, फिर 1960 आया तो थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर 1970 आया फिर ऊपर उठा, लेकिन जैसे ही 1980 आता है वहाँ पर नामांकन जो है बच्चों का वहाँ पर प्राथमिक स्कूल में क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। फिर 1990 में फिर थोड़ा सा अप होता है, फिर 2000 में, ठीक है, फिर से अप होता है। उसके बाद जो है स्कूल चले हम करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय एक स्लोगन आता है, जिसमें देखे होंगे वहाँ पर बच्चे जो है जाते हैं, वहाँ पर अब्दुल कलाम जी उनके बीच में रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके बीच में रहते हैं। तो इस तरीके से जो है क्या किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था। और इसी का परिणाम था कि 2000 में से जो है लगातार ये क्या होते जा रहा है, इसका जो ग्राफ है वो, नामांकन का जो ग्राफ है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप इसको कंक्लूजन पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज तो अन्य लोगों तक भी क्या करिए, शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।